प्यारे बच्चों, कल हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिचय अध्याय के अंतर्गत अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र पढ़ा था। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्थिक विश्लेषण की विधियाँ। आर्थिक विश्लेषण की दो विधियाँ हैं, सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सकारात्मक अर्थशास्त्र। सकारात्मक अर्थशास्त्र, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्या है सकारात्मक अर्थशास्त्र? सकारात्मक अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जो तथ्यों का उसी रूप में ज्यों का त्यों अध्ययन करता है जिसमें वे पाए जाते हैं। यह इस प्रकार का निर्णय या सुझाव नहीं देता कि क्या सही है और क्या गलत। यह कारण और परिणाम के संबंध का विश्लेषण करता है। जैसे भारत में बेरोजगारी की समस्या है, यह हमारे सामने चीजों को ज्यों का त्यों रखता है। उदाहरण के लिए, भारत में अगर बेरोजगारी की समस्या की बात कर रहा है तो यह बताएगा कि भारत में बेरोजगारी की समस्या कितनी है, इसका कारण क्या है और इसका क्या परिणाम हो सकता है। यानी यह चीज़ों को जिस रूप में वो हैं उसी रूप में हमें बताता है, यथार्थ रूप में हमें बताता है। यानी ये हमें बताता है कि चीजें क्या हैं। ये बताता है व्हाट इज पर ये फोकस करता है। दूसरा है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। इसे हम अंग्रेजी में नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। नॉर्मेटिव आदर्शात्मक अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जो आर्थिक घटनाओं का परीक्षण करता है, क्या सही है और क्या गलत, और इस आधार पर सुझाव देता है कि क्या होना चाहिए। जैसे सरकार को बेरोजगारी की समस्या को दूर करना चाहिए, या फिर सरकार को महंगाई की समस्या को दूर करना चाहिए। यह सकारात्मक अर्थशास्त्र की तरह चीज़ों को यथार्थ विश्लेषण करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बताता है कि क्या होना चाहिए। यह व्हाट इज के बजाय व्हाट और टू बी पर फोकस करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था से अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में होने वाली समस्त आर्थिक क्रियाओं जिनमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश इत्यादि ये सारी चीज़ें आती हैं के सामूहिक स्वरूप से है। यह क्षेत्र विशेष एक लघु क्षेत्र, जिला, राज्य, देश या समस्त विश्व हो सकता है। इसमें आर्थिक क्रिया जो शब्द प्रयोग हुआ है उसका अर्थ जानना जरूरी है। आर्थिक क्रियाएं वह सारी क्रियाएं कहलाती हैं जो आर्थिक लाभ के उद्देश्य से की जाती हैं। कोई भी क्रिया जो आर्थिक लाभ के उद्देश्य से की जाती है वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। अर्थव्यवस्था को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का ऐसा सांगठनिक स्वरूप होता है जिसमें एक आर्थिक क्रिया किसी दूसरी आर्थिक क्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप से जुड़ी होती है। तो ऐसे सांगठनिक स्वरूप को हम अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है अर्थव्यवस्था के प्रकार। सबसे पहले बाजार अर्थव्यवस्था, जिसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसे मार्केट इकोनॉमी या फिर
कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी। बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आशय उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है तथा उत्पादन का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। बाजार अर्थव्यवस्था में बाजार निर्धारित करता है कि उत्पादन क्या करना है, उत्पादन किस तरह से करना है और उत्पादन किसके लिए करना है। ये सारी चीज़ों का निर्धारण बाजार के द्वारा होता है। नेक्स्ट है बाजार अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। पहली विशेषता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। दूसरी विशेषता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप प्रतिबंधित होता है क्योंकि बाजार तय करता है सब कुछ। तीसरी विशेषता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं को कीमत संयंत्र प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा हल किया जाता है। यानी प्राइस मैकेनिज्म का मतलब भी बाजार से ही है, यानी बाजार नियंत्रित करता है सब चीजों को। अर्थव्यवस्था का दूसरा प्रकार है केंद्रीय नियोजित या समाजवादी अर्थव्यवस्था। वह अर्थव्यवस्था जिसमें सभी आर्थिक क्रियाओं का संचालन एक केंद्रीय सत्ता सरकार द्वारा किया जाता है तथा उसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना न होकर अधिकतम जन कल्याण करना होता है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसमें जो आर्थिक समस्याएं होती हैं, यानी उत्पादन क्या करें, कैसे करें, किसके लिए करें, इनका निर्धारण सरकार के द्वारा होता है, बाजार के द्वारा ना होकर सरकार के द्वारा होता है। यानी सरकार तय करती है कि किस वस्तु का उत्पादन करें, उत्पादन कैसे करें, उत्पादन किसके लिए करें। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देख लेते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती क्योंकि सरकार के हाथ में सब कुछ होता है, इसलिए व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती है। तीसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं को केंद्रीय नियोजन यानी आर्थिक नियोजन द्वारा हल किया जाता है। आर्थिक नियोजन का मतलब है कि समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में योजना आयोग बनाया जाता है आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए, केंद्रीय समस्याओं को हल करने के लिए, यानी उत्पादन क्या करें, कैसे करें, किसके लिए करें, इन समस्याओं का समाधान योजना आयोग के द्वारा निकाला जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के अलावा एक तीसरा प्रकार भी है अर्थव्यवस्था का, जिसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाया है, इसको हम अंग्रेजी में मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है थोड़ा जान लेते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी असल में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का संयोग है। दोनों का सह अस्तित्व जिस अर्थव्यवस्था में होता है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होने के साथ साथ सरकार का भी स्वामित्व होता है। इसके बाद नेक्स्ट है अवसर लागत। अवसर लागत क्या है? किसी साधन के त्यागे गए सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत ही अवसर लागत कहलाती है। दूसरे शब्दों में इसे वैकल्पिक लागत भी कहते हैं। इसको हम वैकल्पिक लागत भी कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक किसान एक खेत पर सरसों के स्थान पर गेहूं की फसल उगाता है और सरसों की त्यागी गई उपज की कीमत 1000 रुपये है तो गेहूं उपजाने की अवसर लागत 1000 रुपये होगी। इस प्रकार सरसों की वह कीमत जिसका गेहूं उत्पादन करने के लिए किसान को त्याग करना पड़ा है, गेहूं की अवसर लागत कहलाएगी। यानी ये कह रहा है कि गेहूं को उपजाने के लिए आपको जिस फसल का त्याग करना पड़ा, यहाँ पर गेहूं को उपजाने के लिए आपको सरसों की फसल का त्याग करना पड़ा, तो गेहूं की जो अवसर लागत है वो सरसों की जो उपज है उसकी जो कीमत थी वो है।
तो गेहूं को उपजाने के लिए हमें 1,000 रुपये कीमत के गेहूं को त्यागना पड़ा, तो गेहूं को उपजाने की अवसर लागत होगी 1,000 रुपये। इसको आप दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं। माना कि कोई राम नाम का व्यक्ति है, वो किसी ए नाम की फैक्ट्री में काम करता है जहां उसको 11,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। उसको बी नाम की फैक्ट्री में 12,000 रुपये तनख्वाह की नौकरी मिल जाती है, तो वो ए फैक्ट्री से नौकरी छोड़कर बी फैक्ट्री में चला जाता है। वो बी फैक्ट्री में आया और उससे पहले ए फैक्ट्री में काम करता था। तो वो अगर बी फैक्ट्री से नौकरी त्याग कर जाता है तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा ए फैक्ट्री, जहां उसको बी फैक्ट्री के बाद सबसे अच्छी तनख्वाह मिल रही है। वो ए फैक्ट्री में मिल रही 11,000 रुपये। तो बी फैक्ट्री की जो अवसर लागत होगी वो ए फैक्ट्री में मिलने वाली तनख्वाह होगी। तो राम की बी फैक्ट्री की जो अवसर लागत है वो ए फैक्ट्री में मिलने वाली उसकी तनख्वाह है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि अवसर लागत क्या है। इसको मैं आगे डायग्राम के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। इसको मैं छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं मैं अभी आपको बता चुका हूँ, फिर से देख लेते हैं। आर्थिक क्रियाएं उन क्रियाओं को कहते हैं जिनका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है। दूसरे शब्दों में आय सृजन से संबंधित सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी जिनसे हम धन कमाते हैं, हम आर्थिक लाभ कमाते हैं, जिन क्रियाओं से, उन सारी क्रियाओं को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एजेंट या आर्थिक एजेंट। आर्थिक एजेंट क्या है? आर्थिक एजेंट से आशय उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय लेते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं का क्या और कितना उपभोग या उत्पादन करना है आदि। आर्थिक एजेंट उत्पादक, उपभोक्ता तथा सरकार भी हो सकती है। यानी आर्थिक निर्णय लेने वाला व्यक्ति, संस्था या सरकार आर्थिक एजेंट है। नेक्स्ट है संसाधन। संसाधन से आशय उन वस्तुओं व सेवाओं से है जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी इत्यादि। संसाधनों की विशेषताएं क्या है? संसाधन सीमित होते हैं और संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग संभव है। आगे बढ़ते हैं। साधनों की दुर्लभता या सीमितता। स्कैरसिटी में पहले भी पिछले पार्ट में आपको समझा चुका हूं, फिर से इसमें भी देख लेते हैं। साधनों की दुर्लभता या सीमितता से अभिप्राय मांग की तुलना में उपलब्ध संसाधनों की उपलब्धता का कम होना है। मांग की तुलना में उपलब्ध संसाधनों की उपलब्धता का कम होना है। यानी जो संसाधन हमारे पास हैं, यदि उनकी मांग ज़्यादा है और उनकी जो पूर्ति है या उपलब्धता है वो कम है, तो हम इसे कहेंगे सीमितता या दुर्लभता। दुर्लभता, सीमितता के कारण इन संसाधनों, वस्तुओं की कीमत अधिक होती है। उदाहरण के लिए हीरों की कीमत दुर्लभता के कारण ही बहुत अधिक है। यानी जो वस्तु जितनी कम मात्रा में मौजूद होगी वो उतनी दुर्लभ होगी, उसकी उपलब्धता उतनी कम होगी, तो उसको हम बोलेंगे ये दुर्लभता, स्कैरसिटी या सीमितता। आगे है संसाधनों की मितव्ययिता, किफायतपूर्ण उपयोग से आशय। संसाधनों की मितव्ययिता से आशय उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम अनुकूलतम उपयोग से है, अर्थात संसाधनों का इस ढंग से प्रयोग किया जाए कि प्रति इकाई आगत से अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। संसाधनों की मितव्ययिता से मतलब यह है कि हम संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करें जिससे कि संसाधनों
का अधिकतम उपयोगिता उनकी हमें मिले और संसाधन कम से कम व्यय हो। आगे बढ़ते हैं। दुर्लभता और चयन में संबंध। यदि साधनों की दुर्लभता न होती तो कोई आर्थिक समस्या या चयन की समस्या भी न होती और न ही अर्थशास्त्र होता। दुर्लभता और संसाधनों के वैकल्पिक उपयोगों के कारण ही अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता है। चूंकि असीमित आवश्यकताओं व सीमित संसाधनों के फलस्वरूप उत्पन्न दुर्लभता के कारण ही व्यक्ति को उपलब्ध साधनों का चयन करना पड़ता है। यानी दुर्लभता है इसीलिए चयन हमें करना पड़ता है। अगर हमारे पास प्रचुर मात्रा में संसाधन होते तो हमें चयन की आवश्यकता नहीं पड़ती। चयन की समस्या को हम आर्थिक समस्या भी कहते हैं, आगे हम इसमें पढ़ेंगे। हमें चयन इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि साधन सीमित हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समस्या या चयन की समस्या। आर्थिक समस्या मूल रूप से चयन की समस्या है, चूंकि मानवीय आवश्यकताएं अनंत हैं तथा उनको पूरा करने वाले संसाधन सीमित हैं। दुर्लभता की इस स्थिति में यह समस्या उत्पन्न होती है कि किन आवश्यकताओं की पूर्ति पहले की जाए और किन की बाद में। इसका चयन करना ही चयन की समस्या है। यानी अनंत आवश्यकताओं और सीमित संसाधनों के चलते जो समस्या पैदा होती है उसे ही हम चयन की समस्या के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समस्या या चयन की समस्या उत्पन्न होने के कारण। पहला है मानवीय आवश्यकताएं असीमित या अनंत हैं। दूसरा है मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले संसाधन सीमित होते हैं। तीसरा है संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग संभव है। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या असल में किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्या को ही कहते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या साधनों संसाधनों के बंटवारे संबंधी आर्थिक समस्या है। यह समस्या असीमित मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित संसाधनों के कारण उत्पन्न होती है। संसाधनों के वितरण से संबंधित अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याएं क्या हैं? पहली है उत्पादन क्या करें, दूसरी है उत्पादन कैसे करें और तीसरी है उत्पादन किसके लिए करें। ये जो तीनों समस्याएं हैं इनको हम क्रमशः उत्पादन क्या करे की जो समस्या है इसे हम किस वस्तु का उत्पादन करें, यानी ये चयन की समस्या है, किस वस्तु का चयन करें उत्पादन के लिए। दूसरी उत्पादन कैसे करें, ये तकनीक के चयन की समस्या है, यानी किस तकनीक का हम प्रयोग करें। तीसरा उत्पादन किसके लिए करें, यह असल में वितरण की समस्या है, जो हमने उत्पादन किया है उसको अब किस प्रकार से हम वितरित करें। आगे इनको डिटेल से पढ़ते हैं। उत्पादन क्या करें। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की प्रथम समस्या यह है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे व्यक्तियों की अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। साधनों की सीमितता और वैकल्पिक प्रयोग के कारण प्रत्येक अर्थव्यवस्था को उत्पादन करते समय यह चयन करना पड़ता है कि आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या फिर विलासिता की वस्तुओं का। आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या फिर विलासिता की वस्तुओं का। इसी प्रकार उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या फिर पूंजीगत वस्तुओं का। जब एक अर्थव्यवस्था यह तय कर लेती है कि कौन सी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करना है तो उसे यह भी निर्णय लेना पड़ता है कि उन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। अब आपको ये तो मालूम होगा कि आवश्यक वस्तुएं किसे कहते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जिनके बिना हमारा जीवन चलना मुश्किल होता है, उन्हें हम आवश्यक वस्तुएं कहते हैं। और विलासिता की वस्तुएं जिनके बिना भी हमारा जीवन चल सकता है, जिन्हें आदमी अपने भोग विलास के लिए, अपने आनंद के लिए प्रयोग करता है, उन्हें विलासिता की वस्तुएं कहते हैं।
और उपभोक्ता वस्तुएं वो वस्तुएं कहलाती हैं जिन्हें आम आदमी अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने के लिए खरीदता है। और पूंजीगत वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिन वस्तुओं को व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग करने के लिए खरीदता है, यानी उत्पादन करने के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग होता है उन्हें हम पूंजीगत वस्तु कहते हैं। तो किसी अर्थव्यवस्था को यह निर्धारित करना होता है कि वह किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन करे। इसी समस्या को उत्पादन क्या करे के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्पादन कैसे किया जाए। अर्थव्यवस्था के सामने दूसरी समस्या यह है कि चयनित वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाए, अर्थात उत्पादन की तकनीक कैसी हो, श्रम प्रधान या पूंजी प्रधान। उदाहरण के लिए कपड़े का उत्पादन करना है तो किस तकनीक से किया जाए, हथकरघा जो श्रम प्रधान तकनीक है अथवा पावर लूम जो पूंजी प्रधान तकनीक है, जिससे सीमित साधनों से अधिकतम उत्पादन हो सके। तो यह निर्धारित करना होता है कि पूंजी प्रधान तकनीक से उत्पादन किया जाए या फिर श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन किया जाए। यह प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में जो उसके पास उपलब्ध संसाधन है उसके मुताबिक तय होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्पादन किसके लिए किया जाए। किसके लिए उत्पादन किया जाए की केंद्रीय समस्या अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं के वितरण से संबंधित है। समाज के विभिन्न व्यक्तियों तथा परिवारों के बीच उत्पादन का वितरण कैसे करना चाहिए और उत्पादन के विभिन्न साधनों में उत्पादन का बंटवारा कैसे हो। इन दो समस्याओं पर फोकस ये समस्या करती है, उत्पादन किसके लिए करें। दो समस्याएं क्या हैं। पहली है समाज के विभिन्न व्यक्तियों तथा परिवारों के बीच उत्पादन का वितरण कैसे करना चाहिए। जो उत्पादन हुआ है उस उत्पादन का बंटवारा समाज के विभिन्न वर्गों तक कैसे किया जाए। दूसरा, जिन साधनों की मदद से हमने उत्पादन किया है उन साधनों तक उत्पादन को किस प्रकार से पहुंचाया जाए।